हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत पढ़ेंगे, जो सभी शिक्षक भर्ती के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और हमारे चैनल में सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट और सभी सिद्धांतों की प्लेलिस्ट सीरीज वाइज बनाई गई है। जो लोग नए हैं जाके देख सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। अब यहाँ पे पहला पॉइंट हमारा है कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। जो पेपर में क्वेश्चन तो यही आता है कि जो है नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया। जो नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया, वो दिया कोहलबर्ग ने। इसका एक पॉइंट ये नोट कर लीजिए कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया, कोहलबर्ग ने। उसके बाद दूसरा पॉइंट ये है कि कोहलबर्ग कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, वो थे अमेरिका के मनोवैज्ञानिक। ये भी नोट कर लीजिए, कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, अमेरिका के। कौन सा सिद्धांत दिया, नैतिक विकास का सिद्धांत। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा है मनोवैज्ञानिक लॉरेंस कोहलबर्ग ने पियाजे के सिद्धांत में थोड़ा परिवर्तन और विस्तार करके अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया, जो कि नैतिक तर्क के विकास का सिद्धांत दिया। नैतिक तर्क का सिद्धांत पूछ ले या फिर नैतिक विकास का सिद्धांत, तो क्या बताएंगे हम लोग, कोहलबर्ग। और किसके सिद्धांत में परिवर्तन करके अपना सिद्धांत दिया था, वो पियाजे के सिद्धांत में परिवर्तन करके। उसके बाद अगला पॉइंट हमारे यहाँ पे है, जहाँ पियाजे ने नैतिक विकास के 2 चरण बताए थे। अब यहाँ पे एक पॉइंट ये भी बन जाएगा पियाजे से कि पियाजे ने नैतिक विकास के कितने चरण बताए, तो बताएंगे हम लोग आंसर में 2 चरण बताए थे। वहीं कोहलबर्ग ने इस विकास को 3 विभिन्न स्तरों के अंतर्गत 6 चरणों में बांटा। कितने, 3 स्तर बताए और उसकी 2-2 अवस्थाएं बताई, जो कुल मिला के हो गई थी 6 चरण। ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा ये है, एक कथन है यहाँ पे कि विकास एक सतत प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलता है। ये किसने कहा था, ये कहा था कोहलबर्ग ने। अब एक कथन आ जाए पेपर में कि विकास एक सतत प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलता है, ये कथन किसने दिया, तो क्या बताएंगे इसका आंसर, कोहलबर्ग। उसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, अब यहाँ पे कुछ पॉइंट है नैतिकता के बारे में। नैतिकता के बारे में हम लोग कुछ पॉइंट जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो कोहलबर्ग ने 6 चरण बताए और 3 स्तर बताए हैं वो हम लोग जानेंगे। तो देखो नैतिकता के बारे में यहाँ पे पहला पॉइंट हमारा है कि नैतिक व्यवहार जन्मजात नहीं होता है, इसे सामाजिक परिवेश से सीखा या अर्जित किया जाता है। उसका दूसरा पॉइंट हमारा है, सर्वप्रथम बालक का अनौपचारिक रूप से अपने आप पढ़ो तथा स्कूल में नैतिक विकास होता है। जो बच्चे का नैतिक विकास कहाँ से प्रारंभ होता है, नैतिक विकास की शुरुआत अपने यहाँ पड़ोस या फिर स्कूल से। उसका नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, जब बालक का जन्म होता है तो वह ना तो नैतिक होता है और ना ही अनैतिक होता है, बल्कि वह अच्छा व बुरा आचरण समाज से सीखता है। इसलिए कहा जाता है कि विकास की प्रक्रिया वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्या होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब बच्चे का जन्म होता है तो नैतिक होता है या फिर अनैतिक होता है, तो आंसर में क्या बताएंगे कि ना ही वो अनैतिक होता है ना ही वो नैतिक होता है, जबकि ये नैतिक का जो आचरण होता है ये वो समाज से सीखता है। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा है, अब यहाँ पे जो नैतिक विकास की जो अवस्थाएं बताई थी, 3 स्तर बताए थे और 6 चरण। देखो अब 3 स्तर है। पहला हमारा पूर्व परंपरागत नैतिकता, अब इसकी एज कितनी होती है, 4 से 10 वर्ष। उसके बाद सेकंड हमारा है कि परंपरागत नैतिकता, इसकी एज कितनी होती है, 10 से 13 वर्ष। ये सब याद करना है, सारे पॉइंट पूछे जाते हैं। उसके बाद थर्ड हमारा है उत्तर परंपरागत नैतिकता, और ये 13 वर्ष से अधिक होती है इसकी एज। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, पहला हमारा है पूर्व परंपरागत नैतिकता, इसमें 2 चरण है, आज्ञाकारिता व दंड। उसके बाद कारण सापेक्ष अभिविन्यास या फिर स्वलाभ मानसिकता। अब ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि आज्ञाकारिता एवं दंड जो चरण दिया था कोहलबर्ग ने, वो कौन सी अवस्था का विशेषता है, तो बताएंगे हम लोग पूर्व परंपरागत नैतिकता के अंतर्गत ही आता है ना। तो यहाँ पे इसके 2 उसके बाद सेकंड वाले के परंपरागत नैतिकता में 2 चरण दिए, अंतर व्यक्ति सौहार्द एवं अनुसारता, या फिर उसे बोला जाता है अच्छा लड़का या फिर अच्छी लड़की की अवस्था। उसके बाद दूसरा चरण जो दिया, सत्ता एवं सामाजिक व्यवस्था का अनुपालन। सेकंड वाले में 2 हो गए हमारा, परंपरागत नैतिकता में कौन कौन से, अंतर व्यक्ति सौहार्द एवं अनुसारिता, उसके बाद सत्ता एवं सामाजिक व्यवस्था का अनुपालन। उसके बाद तीसरा जो स्तर है, तीसरे स्तर में 2 चरण बताए, नंबर 1 सामाजिक संविदा, नंबर 2 सार्वभौमिक संविदा। ये सारे जो
6 चरण दिए गए हैं, ये सारे याद करना है आप लोगों को। और ये 3 जो स्तर बताइए ये भी याद करना है, और कौन से स्तर में कौन सा चरण है ये सब कुछ याद करना है। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा कि इनकी विशेषता देख लेते हैं हम लोग। प्रत्येक चरण की कोई ना कोई विशेषता है, वो देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। अब यहाँ पे हमारा पहला स्तर है पूर्व परंपरागत नैतिकता। उसमें जो आज्ञाकारिता एवं दंड का जो चरण था उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। अब यहाँ पे देखो इसकी क्या विशेषता है। नैतिक विकास का सबसे पहला चरण है समानता बच्चों में पाया जाता है। इस स्तर में बच्चे नियमों को सर्वोपरि एवं अटल मानते हैं। आज्ञाकारिता एवं दंड की जो चरण है उसमें बच्चे क्या करते हैं, इस स्तर में बच्चे नियमों को सर्वोपरि एवं अटल मानते हैं। नियमों का पालन महत्वपूर्ण होता है क्योंकि दंड से बचने का यही एक तरीका है। इस अवस्था में क्या करते हैं बच्चे, जो नियम बताएंगे उसके परिवार या समाज के द्वारा एकदम सबसे ऊपर वही मानता है कि ये चीज़ नहीं करना, अगर ऐसा करेंगे तो हमें ये दंड मिलेगा। उसके बाद दंड जितना कठोर होगा कार्य उतना ही बुरा है। यह अवस्था में इतनी ही समझ होती है। इस अवस्था में क्या है, अगर किसी को दंड मिल रहा है तो जितना दंड मिल रहा है तो उतना ही कठोर क्या हुआ, उतना ही कठोर मतलब अपराध उसने किया है। यही डेवलप होती है इस सोच, इस अवस्था में। उसका नेक्स्ट पॉइंट हमारा है पूर्व परंपरागत नैतिकता की यह कमी है कि यह दंड भुगतने वाले व्यक्ति को दोषी मानता है चाहे वह निर्दोष क्यों न हो। अब जैसे कोई है, अब हमें कोई थप्पड़ मार दे, हम भले ही कुछ अपराध नहीं किया है, तो क्या करेगा बच्चा जो होगा वो सोचेगा ये कि कुछ अपराध किए हैं ये, तभी इनको क्या किया गया, दंड दिया गया है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि एक और दोष यह है कि स्वकेंद्रित होता है। ये इस बात को मानने से यह इनकार करता है कि दूसरों के विचार क्या होते हैं, दूसरे के विचार भिन्न होते हैं एक दूसरे से। जैसे यहाँ पे एक पॉइंट है, जैसे कि यहाँ पे कि कोई जैसे कि खेल रहा है, जैसे कि बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, जब क्या करते हैं वो जब खेल रहे हैं उनको कोई खिलौना दे दिया जाए तो खुश हो जाते हैं। तो वो क्या करेंगे, जैसे कि उनके पिताजी हैं, पिताजी के उसके मूड ख़राब है अगर, तो क्या करेगा वो उन्हें भी खिलौना दे देगा। वो सोचेगा कि इनसे इनका मूड क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा है, उसके बाद हमारा चरण दूसरा है स्वलाभ मानसिकता। इस अवस्था को जैसे को तैसे की अवस्था भी कहा जाता है क्योंकि इसमें जैसा व्यवहार कोई उसके साथ करेगा वैसा ही वह खुद भी करेगा। एग्जाम्पल के रूप में देखो, एक बच्चे ने दूसरे बच्चे की पेंसिल तोड़ी तो दूसरे बच्चे ने भी उसका पेन तोड़ दिया। ये दूसरे चरण में क्या होता है कि इसे जैसे को तैसे की अवस्था भी कहा जाता है, और इसमें बच्चा वैसे काम करता है जो उसके साथ दूसरा कोई करेगा। और उसके बाद इसे क्या बोला जाता है, अहंकार की अवस्था। अहंकार की अवस्था, ये भी नोट कर लीजिए, अवस्था। इसी अवस्था को बोला जाता है अहंकार की अवस्था। अब यहाँ पे अगला पॉइंट हमारा है कि यह सही बर्ताव उसे मानता है जिसमें कि व्यक्तिगत फायदा हो या दूसरों की ज़रूरतों की सीमित परवाह करता है। जैसे भूख लगने पर चुरा कर खा लेना। इस अवस्था में क्या करता है बच्चा कि जो मतलब उसे अच्छा लगेगा, जो काम उसे सही लगेगा वो वही काम करेगा, इसीलिए से अहंकार की अवस्था बोला गया है। उसके बाद अगला हमारा है दूसरा स्तर और हमारा थर्ड चरण। तीसरा चरण और दूसरा स्तर वो देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे दूसरा जो स्तर हमारा परंपरागत नैतिकता। परंपरागत नैतिकता में पहला चरण जो हमारा है अंतर्व्यक्ति सौहार्द एवं अनुसारिता। अब यहाँ पे देखो क्या होता है कि जो बच्चा होता है या फिर जो लड़कियाँ होती हैं या फिर बच्चियाँ होती हैं, प्रायः भला लड़का भली लड़की एक मानसिकता मानी जाती है। ऐसी मानसिकता को लोग समाज की उम्मीदों के अनुसार अपनी भूमिका अदा करना चाहते हैं एवं इसमें खरे उतरने की कोशिश करते हैं। इस अवस्था में क्या करता है बच्चा कि जो समाज है उसे मतलब अच्छे की निगाह से देखे। वो सोचता है कि हम मतलब अच्छे रहें, हमें समाज में क्या मिले, समाज में हमें सम्मान मिले इस अवस्था में, और इसे अच्छा लड़का या फिर अच्छा लड़की की अवस्था भी बोला जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा है इसमें कि ऐसे व्यक्ति अपने संबंधों को प्राथमिकता देते हैं, दूसरों से इज्जत पाने की उम्मीद रखते हैं एवं आभार प्रकट करना नहीं भूलते ताकि संबंधियों में उनकी छवि अच्छी बनी रहे। और क्या करते हैं कि जो भी किसी से काम करवाते हैं तो उसे धन्यवाद करना नहीं भूलते ताकि उन्हें कोई अच्छा बोले, इसलिए से वो क्या करते हैं सबको धन्यवाद करना नहीं भूलते हैं। और सबसे समाज से क्या करते हैं मैत्रीपूर्ण व्यवहार बना के रखते हैं इस अवस्था में। उसके बाद अगला हमारा है चौथा चरण हमारा है
इसमें क्या होता है, सत्ता एवं सामाजिक व्यवस्था का अनुपालन इस चरण में होता है कि बच्चा जो होता है, इस अवस्था में लोग जब अपना निष्कर्ष निकालते हैं तो समूचे समाज की व्यवस्था को ध्यान रखते हैं। इस अवस्था में क्या होता है कि जो नियम बनाए गए हैं, बच्चा उन्हीं नियमों को सर्वोपरि मानता है और समाज के हिसाब से अपना काम करता है। उनकी प्राथमिकता होती है कि विधि व्यवस्था बरकरार रहे और अपने कर्तव्य करते जाना है। क्या है कि जो कानून व्यवस्था जो बनाई गई, समाज के जो नियम बनाए गए हैं, वो जो नियम है वो बने रहें और हम अपना काम करते रहें। जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। एक एग्जाम्पल ये, जैसे कि रेड लाइट, जब सिग्नल में रेड लाइट हो जाती है तो क्या होता है, जैसे कि आगे किसी को कोई दिक्कत हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो क्या करेगा बच्चा, वो मतलब रेड लाइट तोड़ेगा नहीं, क्योंकि इसको बताया गया कि रेड लाइट तोड़ना क्या है, गलत बात है इस अवस्था में, क्योंकि वो जो सारे काम करता है वो समाज के हिसाब से करता है। उसके बाद अगला चरण हमारा है 5 चरण और स्तर 3, वो देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे स्तर तीसरा है उत्तर परंपरागत नैतिकता। स्तर तीसरा और चरण कौन सा है, 5वां, सामाजिक संविदा। अब इसमें क्या होता है, इसमें किशोर यह मानते कि नियम लोगों के भले के लिए हैं, अगर किसी नियम से किसी का नुकसान होता है तो ऐसे नियमों को तोड़ देना चाहिए। अभी देखो, इसके पहले जो चरण था उसमें क्या करता था बच्चा, कि जो काम करता था समाज के नियम के अनुसार करता था। और इसमें थोड़ा बड़ा हो गया बच्चा, अब क्या करता है कि जो नियम जैसे कि गलत नियम है, उसे लगता है कि गलत नियम है, तो आवश्यकता पड़ने पर क्या करेगा, उन्हें तोड़ देगा। जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं लोग यहाँ पे। अगर रेड लाइट तोड़कर उसके पापा की जान बच सकती है तो उसे तोड़ दो। अगर किसी की अभी और किसी, जैसे कि मान लो एक्सीडेंट हो गया और क्या हुआ आगे, जैसे कि कोई एक्सीडेंट हो गया और रेड लाइट है, रेड लाइट तोड़ना पड़ेगा, तो क्या करेगा बच्चा, उसको तोड़ देगा, क्योंकि बच्चा समझता है इस अवस्था में कि जो कानून है वो मतलब कानून से सर्वोपरि जो है लोग हैं, लोगों के लिए कानून बनाया गया है, कानून के लिए लोग नहीं हैं। तो इसमें अवस्था में क्या होता है कि बच्चा जो है ज़रूरत पड़ने पर कानून के नियमों को, समाज के नियमों को तोड़ देता है। उसके बाद अगला चरण हमारा 6वां चरण है, और इसमें एक पॉइंट ये नोट कर लीजिए इस चरण 5 में कि लोकतांत्रिक व्यवस्था इसी विचारधारा पर आधारित है। लोकतांत्रिक व्यवस्था जो होती है, कौन से चरण की विशेषता है, सामाजिक संविदा की। उसके बाद देखते हैं अगला हम लोग 6वां चरण जो हमारा है सार्वभौमिक नैतिकता। और सार्वभौमिक नैतिकता के बारे में जान लेते हैं हम लोग। यह सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों एवं अमूर्त तर्क पर आधारित है। अमूर्त तर्क पर आधारित है ये कौन सा चरण, 6वां चरण, सार्वभौमिक नैतिकता। अब पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार बच्चा अमूर्त तर्क कब करने लगता है, कब अमूर्त चिंतन करने में निपुण हो जाता है, तो क्या बताएंगे हम लोग, सार्वभौमिक नैतिकता चरण में या फिर उत्तर परंपरागत अवस्था में। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा है यहाँ पे, इस अवस्था में बालक विवेक का प्रयोग करता है और कुछ नियम अपने आप से बनाता है। वो ये सोचता है कि समाज में क्या अच्छा क्या खराब है। क्या करता है इस अवस्था में बच्चा जो होता है कि क्या अगर नियम खराब है तो उसे क्या करेगा, तोड़ देगा, और जो अच्छे नियम है खुद से बनाएगा। और इस अवस्था में क्या करता है, इस अवस्था में बालक अपने मन से कार्य करता है, जो काम करता है इस अवस्था में बालक अपने आप से काम करता है। तो ये सारे हमारे 6 चरण और 3 स्तर कंप्लीट हो चुके हैं और एक कोहलबर्ग का सिद्धांत कंप्लीट हो गया। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।